हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। इसके हमने दो टाइप्स देखे थे। ओके, क्या देखे थे? इसके हमने दो टाइप्स देखे थे। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब बात आती है कि हेटेरोट्रॉफिक में फिर हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक। ओके, सेकंड वन इज सिम्बायोटिक। ओके, एंड द थर्ड वन इज पैरासिटिक। ठीक है, इतना हमने देखा था। ये हमने किसकी बात करी? ये हमने बात करी है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड कर दिया था। एक तो था कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, एंड द सेकंड वन इज फोटोऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इनके बारे में हमने क्या किया था? इनके बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट वन था हमारा ऑटोट्रॉफिक, दूसरा था हेटेरोट्रॉफिक। इनको आगे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ऑटोट्रॉफिक को कीमो में और फोटो में, हेटेरो को सेप्रो में, सिम्बायोटिक में और पैरासिटिक में। ठीक है, अब जो है, अब हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो खुद अपना खाना क्या जो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे? अपना खाना खुद बनाएंगे। तो जैसे कि भाई हाँ, ये मेहनत करेंगे अपना खाना बनाने के लिए, तो ये मेहनतू बोल सकते हैं हम इनको कि हाँ ये तो बहुत मेहनतू है, ये तो अपना काम खुद ही करते हैं, खुद बनाते हैं और अपना सारा जो भी प्रोसेस होगा उसमें जितनी भी मेहनत लगेगी ये खुद करते हैं। लेकिन इससे अपोजिट कौन से होते हैं? वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, कि हाँ हमें मतलब कि पका पकाया माल मिल गया, हमें बस सिर्फ खाना ही है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे आलसी बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक में। ठीक है, इतना हमारा हो गया था। तो चलिए आज हम कर लेते हैं अपना आगे का, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मोनेरा को जो है वो दो कैटेगरीज में कर दिया गया, मतलब कि उसके दो पार्ट्स हैं। किंगडम मोनेरा में कौन कौन आता है? एक आता है आर्की बैक्टीरिया, ओके, और दूसरा कौन सा आता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज इन दोनों के बारे में। किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। बहुत ही सिंपल से फीचर्स हैं, इतना मतलब कि आसान हो जाएगा बहुत ही पढ़ना। सारी चीजें आसानी से याद भी हो जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्म में लिखेंगे जिससे आसानी से याद हो जाए। अब जो है, कोई भी बैक्टीरिया होगा उसके बाहर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, जैसे कि हमने पढ़ा था नहीं हमने। तो जो हम सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं सेल वॉल की। इसके पास क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जो सेल वॉल जो है वो बनी किसकी होगी? ठीक है, सेल वॉल इसके पास प्रेजेंट तो है, अब किसी ना किसी चीज से बनी तो होगी ना सेल वॉल, कि जो इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है ना। तो सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है इसकी सूडोमेरीन की। किसकी बनी होती है? सूडोमेरीन की। ठीक है, ये देखा हमने कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सूडोमेरीन की। इतनी बात आई समझ में? और प्रोकैरियोट्स हैं ये, तो इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्या है ये? दूसरा हमारा टॉपिक हो गया। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इतना देखा हमने।
अब जो है, अब हमने ये देख लिया कि भई इसके बाहर सेल वॉल प्रेज़ेंट है, लेकिन हमने देखा था कि सेल वॉल के अंदर एक और लेयर प्रेज़ेंट होती है, एक और मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट होती है। वो कौन-सी होती है? वो होती है इनके पास प्लाज़्मा मेम्ब्रेन। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रेज़ेंट, ठीक है ना? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रेज़ेंट। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन भी इनके पास प्रेज़ेंट होती है, और ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इनके पास सेल वॉल प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? ये भी एक इनके पास फीचर है, ठीक है? तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रेज़ेंट, ठीक है? जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब जो है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है, 1 मिनट यहाँ लिख देती हूँ मैं। हाँ, अब जो है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो है ये किसकी बनी होती है? कंपोज़्ड ऑफ लिपिड्स, ठीक है? किसके बनी होती है? लिपिड्स। अब जैसे कि हम यूकेरियोट्स में देखते हैं, यूकेरियोट्स के जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइलेयर होता है। कैसा होता है? वो होता है बाइलेयर, एक लेयर ऊपर, एक लेयर नीचे, ठीक है? बाइलेयर होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स, जो आर्कीबैक्टीरिया की जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, उसमें लिपिड की कैसी लेयर होती है? वो होती है यूनिलेयर, सिंगल लेयर। कैसी होती है? वो होती है यूनिलेयर, बाइलेयर नहीं होती, सिर्फ़ एक ही लेयर प्रेज़ेंट होगी, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। ठीक है? अब जो है लिपिड्स जो हैं प्रेज़ेंट होंगे, वो कैसे प्रेज़ेंट होंगे? वो किस फ़ॉर्म में प्रेज़ेंट होंगे? वो प्रेज़ेंट होंगे ब्रांच चेन फ़ॉर्म में। ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेज़ेंट होंगे इनके पास। ब्रांच चेन लिपिड्स होंगे, ठीक है? अब इतना तो हमने देख लिया कि लिपिड्स प्रेज़ेंट होते हैं, यूनिलेयर होती है लिपिड्स की, ठीक है? और ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं इनके पास। अब जो मतलब कि जो ये फ़ॉस्फोलिपिड्स हैं, इनके पास एक चेन हो गई ना, एक चेन होगी ब्रांच, ठीक है? एक चेन ऐसे लगा लो, 1 मिनट। हुँ, इनके पास ये एक चेन है लिपिड्स की, ठीक है? अब जो है एक लिपिड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये किसी न किसी से तो कनेक्ट होंगे ना। ये देख रहे हो आप? ये किसी न किसी चीज़ से, एक लिपिड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये किसी न किसी चीज़ से तो कनेक्ट होंगे ना। वो किससे कनेक्ट होंगे? वो कनेक्ट होंगे वो कनेक्ट होंगे ईथर। 1 मिनट, 1 ही मिनट। हाँ, तो ये किससे कनेक्ट होंगे? ये कनेक्ट होंगे ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड। किससे कनेक्ट होंगे? ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड से, ठीक है? इतना आया समझ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट होती है तो वो किसकी होती है? वो लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वो बनी होती है लिपिड्स की, और लिपिड की भी यूनिलेयर से बनेगी, ठीक है? बाइलेयर नहीं, बाइलेयर तो यूकेरियोट्स की सेल की मतलब कि उसमें 2 लेयर होती हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होगी? जो आर्कीबैक्टीरिया में लिपिड की एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है? लिपिड्स जो है वो ब्रांच चेन लिपिड्स होंगे, और जो ये लिपिड्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, वो किससे कनेक्ट होंगे? वो कनेक्ट होंगे ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड से, ठीक है? इतना आया समझ में? इतना हमने किसके बारे में देखा? इतना हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि सेल वॉल जो है इनमें प्रेजेंट होती है, और वो सुडोम्यूरिन की प्रेजेंट होती है, मतलब कि वो सुडोम्यूरिन से मिलके बनी होती है। इतना हमने देखा था। अब जो है सेल वॉल क्या करता है, ठीक है? इसका और क्या काम है सेल वॉल का? सबको पता है कि ये क्या करता है? प्रोवाइड शेप। ये क्या करता है सेल वॉल? इट प्रोवाइड्स शेप, ओके? शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, एंड सपोर्ट, ठीक है? शेप प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? सेल वॉल का काम यही तो होता है, बाहर होती है आउटर लेयर जो होती है, उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है, शेप देना उसको, सपोर्ट करना उसको, ठीक है? अब जो है जब भी जो मतलब कि आर्कीबैक्टीरिया की जो मतलब कि ये कहाँ पे अगर ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सेल वॉल की कंडीशन अगर हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, ठीक है? मतलब कि सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? अगर सेल जो है अगर वो हाइपोटोनिक
हाइपोटोनिक कंडीशन में है, सेल जो है, बैक्टीरियल सेल जो है, अगर वो हाइपोटोनिक कंडीशन में है, ठीक है, तो इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? इसकी प्रोटेक्शन करेगा कौन? सेल वॉल करेगा कि ये बर्स्ट ना हो। सेल वॉल जो है अपनी सेल की प्रोटेक्शन करेगा हाइपोटोनिक कंडीशन में, ताकि सेल जो है वो बर्स्ट ना हो, वो फूटे ना, ठीक है, उसको बर्स्टिंग होने से, उसको फूटने से बचाएगा। कौन बचाएगा? सेल वॉल, हाइपोटोनिक कंडीशन में, ठीक है। इतना आया समझ में? तो ये हम लिख लेते हैं प्रॉपर वे में, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और चलो, प्रोवाइड शेप एंड ये लिखा, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट अंडर हाइपोटोनिक कंडीशन, अंडर हाइपोटोनिक कंडीशन, ठीक है। अब इतना हमने देख लिया। अब ये तो चीज हमने देखी नहीं ना कि इसका नेचर कैसा होता है सेल वॉल का। सेल वॉल के नेचर कैसा होता है? तो सेल वॉल का नेचर होता है रिजिड इन नेचर, ठीक है, रिजिड इन नेचर। कैसी होती है सेल वॉल? रिजिड इन नेचर होती है, सूडोमेरीन की बनी होती है, और ये क्या करेगी? सेल वॉल शेप प्रोवाइड करेगी और सपोर्ट करेगी सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में भी, ठीक है। इतना देख लिया हमने। अब जो है, अब बात आती है कि ये सारी चीजें उसकी सेल वॉल के बारे में देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा। अब देखा हमने इनका रेस्पिरेशन का, क्या देख लेते हैं? रेस्पिरेशन का देख लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये ऑब्लिगेट एनाएरोब्स होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं ऑब्लिगेट एनाएरोब्स, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो है जहाँ पे एनारोब्स का, ओब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगी, ठीक है, वहां पे ये क्या करेंगे? वहां पे ग्रो कर जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। बेसिकली हम बोल सकते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगी, वहां पे ये बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जो है ये बात कर लेते हैं कि ये इनके रिप्रोडक्शन का, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इनमें। कैसा होता है? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ओके। एसेक्सुअल में कैसा? बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल में कैसा होता है इनका रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन। गॉट इट? इतना हो गया, ठीक है। अब जो है इनकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट, सेल वॉल किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सूडोमोरीन की, ठीक है। तो इनका हैबिटेट की अब अगर हम बात करें तो इनका हैबिटेट कैसा होगा? ठीक है, ये हैबिटेट की अगर हम इनका बात करें तो ये कैसा होगा? हार्श हैबिटेट होगा, ठीक है। एक्सट्रीम बोल सकते हो, हार्श होगा, एक्सट्रीम होगा, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म होगा, बहुत ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, या बहुत ज्यादा सॉल्टी होगा, एसिडिक होगा, मतलब जो भी होगा वो बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में होगा, एक्सट्रीम लेवल पे होगा, जो टॉलरेंस जो लेवल है उससे भी ज्यादा, ठीक है, कि आप टॉलरेट ही नहीं कर पाओ, उस कंडीशन में भी आर्की बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटेट कैसा होगा? हार्श होगा इनका हैबिटेट, ओके। इतना हमने देख लिया। अब जो है हमने बात करी थी कि जो सुडोमरीन की इनकी सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल बनी होती है सुडोमरीन की, यही जो एक लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में वो मैं बताती हूँ, वो लाइन लिख लेती हूँ मैं। आर्की बैक्टीरिया differ from other bacteria, in having a different cell wall structure, and this feature
is responsible for their survival in extreme conditions. ओके, ये हमने देखा, ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा गया है। ओके, तो इसमें क्या है कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो डिफर करते हैं दूसरे बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि आर्कीबैक्टीरिया जो है इनके पास एक स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, ठीक है। और इन्हीं कंडीशन की वजह से, यही इनका जो यूनिक फीचर है, इसी की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। क्या बताया? ये बताया हमने कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से क्यों अलग होते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो डिफरेंट, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है दूसरे बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। और इनके पास ये एक यूनिक फीचर है कि भाई इनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसी वजह से ये सरवाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी। एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी हुई हमारी? एक्सट्रीम कंडीशन होती है हमारी हॉट, कोल्ड, सॉल्टी, एसिडिक, और भी बहुत ज्यादा, जो एक्सट्रीम लेवल पे हो, जो टॉलरेंस लेवल से भी ज्यादा हो, ठीक है, कि आप टॉलरेट ही ना कर पाओ, उस कंडीशन में भी आर्की बैक्टीरिया क्या कर पाते हैं? सरवाइव कर पाते हैं। तो इतना आया समझ में? ये हमने देखा आर्की बैक्टीरिया का। अब और देख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के कुछ और फीचर्स, ठीक है। थोड़ा सा बस एक ही मिनट, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि अच्छे से और भी दिख जाए। है ना? ये हमने देख लिया। अब जो है आर्की बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में अभी हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया। अब ये क्या होती है? ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो इनके पास कुछ भी मतलब कि डीएनए वगैरह ये सब तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, डीएनए जो है वो तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है। बट क्या प्रोकैरियोट्स के पास वो मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन होता है? नहीं होता ना। नहीं पढ़ा हमने कि हाँ इनके पास तो हिस्टोन प्रोटीन वगैरह कुछ होता नहीं है, और डीएनए में इंट्रॉन्स भी नहीं होते, एक्सॉन्स भी नहीं होते, कुछ नहीं होता। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है उनके जो डीएनए हैं, ठीक है, क्या इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे? इनके पास प्रेजेंट होगा क्या? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? इनके पास होगा हिस्टोन प्रोटीन होगा। और इनके डीएनए में क्या होंगे? इनके डीएनए में इंट्रॉन्स भी पाए जाएंगे। क्या होंगे? डीएनए में मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे इनके पास, आर्की बैक्टीरिया के पास, और डीएनए में इंट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। ये चीज जो है दो बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज है जो कि किसी में भी नहीं है। इनके पास क्या होंगे? इंट्रॉन्स भी होंगे, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? तो चलो आगे कर लेते हैं अपना, आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ आगे और क्या फीचर है इसका वो और देख लेते हैं। ये हमने देख लिया। अब जो है मतलब कि कोई भी अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, सपोज कोई बैक्टीरिया है, क्या है? कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो मतलब कि होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पे रहता है? होस्ट बॉडी में, ठीक है। अब क्या है, कोई भी होस्ट की जो बॉडी होगी उसका इम्यून सिस्टम तो होगा। क्या होगा? उसका अपना इम्यून सिस्टम तो होगा ना। यहाँ लिखती हूँ मैं, उसका इम्यून सिस्टम जो है होस्ट का वो काम तो करेगा। जब कोई भी मतलब कि कोई भी पैथोजन जो है किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट तो करेगा ना उस पैथोजन के अगेंस्ट, है ना। तो वो क्या, इम्यून की जो मतलब कि होस्ट की जो बॉडी है वो क्या करती है? कोई भी अगर बाहर से पैथोजन आता है तो लाइसोसोम का काम क्या होता है? उनके शरीर में लाइसोसोम तो होता है, वो क्या करता है? मतलब कि उन सबको किल कर देता है, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करके
जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी फॉरेन मटेरियल हुआ उन सबको क्या कर देता है, उन सबको किल कर देता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं ना होस्ट बॉडी में, ठीक है, और वो क्या करता है, वो किल कर देता है जो भी पैथोजेंस होते हैं उन सबको। ठीक है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके पास क्या होगी, सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होगी, आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो किसकी होती है, वो होती है स्यूडोमोरिन की। ठीक है, किसकी होती है, स्यूडोमोरिन की होती है। तो जो लाइसोसोम जो है वो किस पे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है सेल वॉल पे। किस पे एक्ट करता है लाइसोसोम, वो एक्ट करता है सेल वॉल पे। बट आर्की बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होगा। आर्की बैक्टीरिया में क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो एक्ट तो करता है सेल वॉल पे, लेकिन इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसकी सेल वॉल बनी होती है स्यूडोमोरिन की, जिसकी वजह से ये क्या है, ये रेजिस्टेंट है इम्यून सिस्टम से, होस्ट बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे रेजिस्टेंट है। ठीक है, इस पे कोई एक्ट ही नहीं कर पाएगा, लाइसोसोम जो है वो उसका असर ही नहीं होगा इसकी सेल वॉल पे, तो ये आराम से उसकी बॉडी में रह पाएगा। ठीक है, जब तक इसका मन हो तब तक ये सरवाइव कर पाए, ये तब तक करेगा। लाइसोसोम का इस पे कोई भी असर नहीं होगा, बल्कि जबकि कोई भी दूसरे बैक्टीरिया होते हैं तो लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, उन सबको किल कर देता है। ठीक है, बॉडी हमारी किल कर देती है। ओके, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है उनके पास एक यूनिक फीचर है, जैसे कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, स्यूडोमोरिन की बनी होती है, जिसकी वजह से लाइसोसोम का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और जो आर्की बैक्टीरिया है वो इजिली सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, आगे समझ में, इतना हो गया हमारा। अब जो है, अब हम देख लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया को जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, आर्की लिख लेती हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आर्की बैक्टीरिया, इसको 3 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मिथेनोजेंस, ठीक है। सेकेंड वन इज हेलोफाइल्स, ओके, एंड द थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफाइल्स, ओके। आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज मिथेनोजेंस, सेकेंड वन इज हेलोफाइल्स एंड द थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफाइल्स। 3 कैटेगरीज में, 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है, जिनको हम थोड़ा थोड़ा अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या, मिथेनोजेंस। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि हम इसको जो है आराम से पढ़ पाएंगे, फिर जब हमें कुछ देखना होगा तो हम इसको और बड़ा कर लेंगे, है ना। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। हाँ, तो चलो, सबसे पहले जो है हमारी कैटेगरी है, जो ग्रुप है, वो हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेनोजेंस, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं अभी। ओके, थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर लेती हूँ ताकि आराम से मुझे समझ में आ सके और आप लोगों को भी इजी हो। ठीक है, मिथेनोजेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मिथेनोजेंस कैसे होते हैं, ये एनएरोब्स होते हैं। क्या होते हैं, एनएरोब्स। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, एनएरोब्स होते हैं। ठीक है, दूसरी इनकी कंडीशन क्या होती है, ये कहाँ पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मार्शी एरियाज में। कहाँ पाए जाएंगे, मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, एनाएरोब्स होते हैं, मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे। ठीक है, अब जो है और कहाँ मिलेंगे, ये मार्शी एरियाज में तो मिलेंगे,
अब जो है हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल है इसका मिथेनोबैक्टीरियम। और ये मिथेनोजेंस जो हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मिक एसिड्स, कन्वर्ट कर देते हैं किसको, फॉर्मिक एसिड एंड CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन में। ठीक है, ये क्या करते हैं, मिथेनोजेंस क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मिक एसिड और CO2 को किसमें, मीथेन में। ठीक है, और ये मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करेंगे, मीथेन को प्रोड्यूस करेंगे एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस मीथेन as a byproduct, as a byproduct, ठीक है, of their metabolism, of their metabolism। ठीक है, आई बात समझ में। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, ये एनारोब्स होते हैं, मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मिक एसिड को, CO2 को किसमें, मीथेन में। और मीथेन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो इनका मतलब कि ये मीथेन प्रोड्यूस करेंगे एज ए बाय प्रोडक्ट। जब उनका जब मेटाबॉलिज्म होता रहेगा तो एज ए बाय प्रोडक्ट वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे मीथेन। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे ये मीथेन, लिख देती हूँ मैं, मीथेन, मीथेन एज ए बाय प्रोडक्ट। ओके, इतना हुआ। और हमने क्या देखा, और हमने देख लिया कि ये एनारोब्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, इसका क्या एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल हुआ मिथेनोबैक्टीरियम। ये चीज हमने देख ली। ठीक है, और देखो, और ये मिलेंगे कहाँ, ये मतलब कि वहीं तो मिलेंगे जहाँ पे, एनारोब्स का मतलब क्या होता है, ये वहीं मिलेंगे ना जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। क्या होगी, जहाँ पे नो ऑक्सीजन, एनारोब्स जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमें और भी कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हमें देखने को मिलेंगे फाउंड इन काउ, या फिर बफेलो हुआ, बफेलो। ठीक है, कि रूमन, मतलब कि ये बफेलो रूमन मैंने क्यों लिखा, काउ बफेलो रूमन मतलब कि उनके स्टमक का एक पार्ट है। ठीक है, रूमन क्या है, स्टमक का पार्ट है। ठीक है, वहां मिलेंगे देखने को, या फिर स्वैम्प मड में मिलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे दूसरे एनवायरनमेंट में जहाँ पे कि ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें काउ के, काउ और बफेलो के कहाँ पे, रूमेन में, जो कि एक स्टमक का पार्ट है, स्वैम मड में, और भी बहुत सारे एनवायरनमेंट में जहाँ पे क्या नहीं होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंट होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, वहीं पे ही ये हमें मिथेनोजेंस जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। ये था, क्या था हमारा, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये क्या था हमारा फर्स्ट ग्रुप, मिथेनोजेंस। अब जो है हम क्या कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं सेकंड वन। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम, सेकंड वन। एक मिनट, मैं इनको क्या है हटा देती हूँ। हाँ बस, अब अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट वन कर लिया हमने, अब हम कर लेते हैं सेकंड वन। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हेलोफाइल्स। दूसरा क्या है, दूसरा है हेलोफाइल्स। दूसरा है हेलोफाइल्स। ओके, अब हेलोफाइल्स के जो है कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। ओके, तो चलो देख लेते हैं हेलोफाइल्स के फीचर्स। ये क्या होते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा था मिथेनोजेंस के बारे में कि ये एनारोब्स होते हैं। क्या होते हैं, एनारोब्स होते हैं। लेकिन हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब इसका मतलब क्या होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स का, इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब कि
बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो भी ये सर्वाइव कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये होते तो एरोब्स ही मतलब क्या होते हैं, एरोब्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर पाते हैं, ठीक है, सर्वाइव कर पाते हैं। एरोब्स क्या होते हैं, एरोब्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट हो। एरोब्स क्या होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है हेलोफाइल्स की, तो ये क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। तो ये एरोब्स भी हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। होते क्या है, होते तो एरोब्स ही हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट वो वहां सर्वाइव कर पाएंगे जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी होती है किसी कंडीशन में, तो भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये क्या हुए, फैकल्टेटिव एनारोब्स हुए, ठीक है, इतना देखा। अब जो बात आती है कि ये क्या होते हैं, ये जैसे कि हमें पता है कि ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और ये ग्रो करते हैं किसमें, एक्सट्रीम एक्सट्रीम सॉल्टी कंसेंट्रेशन में। कहाँ पे करेंगे, ग्रो करेंगे कहाँ पे, ग्रो इन एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, एक्सट्रीम सॉल्टी कंसेंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जिस एनवायरनमेंट में ज्यादा होगी ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, वहां पे हेलोफाइल्स क्या करेंगे, वहां पे हेलोफाइल्स ग्रो करेंगे और इजीली सरवाइव कर पाएंगे। मतलब कि सॉल्टी कंसेंट्रेशन से हम बोल सकते हैं सॉल्टी एरियाज जो हुए, ठीक है, सॉल्टी एरियाज जो हुए, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे ये सर्वाइव कर पाएंगे और ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक बात, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एरोबिक कीमोहेटेरोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एरोबिक कीमोहेटेरोट्रॉप्स। कीमो, एक मिनट, कीमोहेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, कीमोहेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया इसका हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। एक तरीके से हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, वहां ग्रो करते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम सॉल्टी कंसेंट्रेशन हो, ठीक है। तो ये सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए ना, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हुए, ये सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म हुए कि भाई जहाँ पे भी मात्रा जो है सॉल्ट की वो बहुत ज्यादा होगी, ये उनको भी टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि, और हेलोबैक्टीरियम इसका एग्जांपल हुआ। तो एरियाज एनवायरनमेंट के बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे कि सॉल्ट लेक्स हो गई, क्या हुआ, सॉल्ट लेक्स हो गई, सलाइन सॉइल्स हो गई, ठीक है, सॉल्टेड फूड हो गए, क्या हुआ, सॉल्टेड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, सॉल्टेड फूड प्रोडक्ट्स। तो हमने क्या देखा, हमने किसके बारे में देखा, हमने अभी हेलोफाइल्स के बारे में देखा, ठीक है। किसके बारे में देखा, हेलोफाइल्स के बारे में। ये कैसे होते हैं, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ठीक है। कहाँ ग्रो करते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी कंसेंट्रेशन में, ओके। और जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंसेंट्रेशन, जैसे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट लेक्स हो गई, सेलाइन सॉइल्स हो गई, सॉल्टेड फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। इन सब के बारे में देखा। और हमने क्या देखा, और हमने देखा किसके बारे में, कि ये क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स तो देख लिया। एरोब्स क्या होते हैं, एरोब्स वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर पाते हैं। और फैकल्टेटिव एनारोब्स के बारे में क्या बताया, ये बताया कि भाई जब ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो ये सर्वाइव कर पाएंगे ही, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट होती है, तो वहां पे भी ये सर्वाइव कर पाएंगे, हेलोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गॉट इट। फैकल्टेटिव एनारोब्स के बारे में क्या बताया, ये बताया कि अगर प्रेजेंट तो होंगे ये ऑक्सीजन की, अगर जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहां पे ये सरवाइव तो कर पाएंगे। लेकिन 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 अगर किसी कंडीशन ऐसी भी आती है बाद में कि भाई नहीं सर्वाइव, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी हेलोफाइल्स जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे,
ठीक है, क्या कर पाएंगे, हेलोफाइल्स सर्वाइव कर पाएंगे। इतनी चीज आई समझ में, ये सारा आ गया। अब जो है हमारा थर्ड वन कौन सा बचता है, थर्ड हमारा बचता है थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, वो देख लेते हैं कौन सा बचता है, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स है ना, ये है हमारा थर्मो एसिडोफाइल्स थर्ड वन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी क्या, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये भी फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं। कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और ये कहाँ सरवाइव कर पाएंगे, ये उस कंडीशन में सरवाइव कर पाएंगे जहां पे स्ट्रांगली, जहां पे क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, प्लस हाई टेम्परेचर हो साथ में, प्लस हाई टेम्परेचर हो साथ में, उस कंडीशन में सरवाइव कर पाएंगे जहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट तो हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो, स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरनमेंट हो, उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। उस कंडीशन में सरवाइव कर पाएंगे जहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हो और साथ में टेम्परेचर भी उसका कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग में। कहाँ मिलते हैं ये, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, कहाँ पाए जाते हैं ये, मोस्टली हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में। ठीक है, अब जो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स में क्या आएगा, थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्रोटियस। ठीक है, और हम इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं थर्मोप्लाज्मा। ठीक है, और एग्जांपल लिख लेते हैं थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब जो है हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं। कहाँ मिलेंगे हमें, ये मिलेंगे जहाँ पे स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरनमेंट हो प्लस हाई टेम्परेचर भी हो साथ में। ठीक है, ये देखा हमने, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग। ठीक है, आई बात समझ में। एग्जाम्पल इसके हैं हमारे पास थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्लाज्मा, थर्मस एक्वेटिकस। ओके, ये जो है एग्जाम्पल जो है बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, थर्मस एक्वेटिकस। और भी तो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है बट ये याद होना चाहिए ही चाहिए, है ना। क्या है हमारे पास, थर्मस एक्वेटिकस। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि आर्कीबैक्टीरिया होते कैसे हैं, इनमें कैसी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना। देखो, ओहो, ये क्या हुआ, हाँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, पढ़ा ना, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें सूडोमेरिन की। ठीक है, ये क्या करती है, ये शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में, रिजिड इन नेचर होती है। ओके, इतना देख रहे हैं ना हम लोग, क्या होती है, रिजिड इन नेचर होती है। कैसी होती है, रिजिड इन नेचर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, और एक सिंगल लेयर होगी, कैसी होगी, यूनिलेयर होगी। ओके, लिपिड्स की कैसी चेन होगी, वो ब्रांच चेन होगी। और लिपिड्स जो हैं वो मतलब कि चेन में अगर लिपिड्स हैं तो किससे अटैच होंगे, वो होंगे ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड से। ऑब्लिगेट एनाएरोब्स होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। हैबिटेट जो है वो हार्श होगा इनका, ठीक है, एक्सट्रीम होगा। ओके, इतना देखा था हमने। और एक्टिव आर्कीबैक्टीरिया जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्यों डिफर करते हैं और वो क्यों सरवाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके पास डीएनए होता है, ये आपको पता है। उसमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी इनके पास होता है, और इनके पास डीएनए में इंट्रॉन्स भी होते हैं। और बैक्टीरिया क्या करते हैं,
और हमने क्या देखा कि अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो होस्ट की बॉडी में रहता है, ठीक है, क्या देखा हमने देखा था कि कोई बैक्टीरिया है अगर वो होस्ट की बॉडी में सर्वाइव कर पाता है, वो क्यों सर्वाइव कर पाता है, ठीक है, उस पे लाइसोसोम का इफेक्ट क्यों नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल। और सेल वॉल का क्यों, क्योंकि वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है स्यूडोमोरीन की, ठीक है। इसकी वजह से होस्ट की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इस पे अगर एक्ट करेगा लाइसोसोम, वो नहीं कर पाएगा, कोई असर ही नहीं होगा, ये रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। आई बात समझ में, इतने हमने देखा। और हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा कि इसका क्या है, इसके हमने थोड़े से क्या देखे, इसके हमने की आर्कीबैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। किसमें किया गया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो है मिथेनोजेंस, एक क्या है, मिथेनोजेंस है। दूसरे हमारे पास क्या था, हेलोफाइल, साथ तीसरा थर्मोएसिडोफाइल। मिथेनोजेंस में क्या होगा, ये एनेरोब्स होंगे, मार्ची एरियाज में होंगे, ये क्या कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मिक एसिड और CO2 को किसमें, मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे। मीथेन जो है जब इनका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का जब ये मेटाबॉलिज्म होगा तो मीथेन को एज ए बाय प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करेंगे। ओके, कहाँ मिलेंगे, जैसे कि उस कंडीशन में मिलेंगे जहां पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ये वहां ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, जैसे कि काउ बफेलो को स्टमक हो गया, स्वैमर्ड हो गया, और भी बहुत सारे, ठीक है। और देखो, और दूसरा क्या है, हेलोफाइल्स है। ये कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये सर्वाइव करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट होती है किसी कंडीशन में तो ये उसमें भी सर्वाइव कर पाएंगे। फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ ग्रो कर पाते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है कि भाई ये एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं ना, जिसकी वजह से ही इनको क्या नाम दिया गया है, हेलोफाइल्स नाम दिया गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, एरोबिक कीमोहेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने इसका बता दिया, हेलोबैक्टीरियम, सॉल्ट लेक्स हो गया, सेलाइन सॉइल्स हो गया, सॉल्टेड फूड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें। थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफाइल्स, ओके, ये भी फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरमेंट प्लस हाई टेम्परेचर, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक अकेला सिर्फ स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरमेंट हो गया तो बस इसका यही काम है, नहीं नहीं नहीं, दोनों एनवायरमेंट साथ होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरमेंट होना चाहिए, साथ में उसके टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर लो होता है तो वो उस कंडीशन में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें साथ होनी चाहिए, जैसे कि कहाँ देखे जाते हैं मोस्टली, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, एग्जाम्पल थर्मोप्रिटस हो गया, थर्मोप्लाज्मा हो गया, और थर्मस एक्वेटिकस हो गया, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा किसके बारे में, इतना हमने पढ़ लिया है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, ओके। तो यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो जस्ट डू लेट मी नो, ताकि मैं आराम से जो है वो समझा पाऊं, आराम से क्या है बता पाऊं। एक मिनट, ये क्या हो गया है, बस दिख रहा है ना सबको, आगे समझ में कि नहीं आया। अब अगर अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है तो हम डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। और कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझे मेल भी कर सकते हो आप, ईमेल आईडी जो मैंने मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां पे भी मेल कर सकते हो, ठीक है। तो आराम से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं भी समझ आए तो दोबारा पढ़िएगा, दोबारा पूछिएगा, नो इश्यूज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।